तुम्हें याद है कि कब कहाँ पहली बार इस दोस्ती का जन्म हुआ? तुमने बोला था आई विल बी एन IAS ऑफिसर, तो मुझे लगा था कि आई विल बी मतलब होता है कि बिल्कुल उसको पता है कि क्या करना है। तुम्हें देखता हूँ तो जिसको लक्ष्य पता था और मैं जिसको लक्ष्य नहीं पता था, लेकिन संतुष्टि हम दोनों को एक ही। अगर आप वहाँ तक पहुँच जाते हैं जहाँ पहुँचना चाहते हैं, बहुत अच्छा। और अगर आपको पता नहीं है कहाँ जाना है और फिर भी आप कहीं पहुँच जाते हैं, जैसा कि तुम्हारे जैसा कि मेरे साथ, वो भी ईश्वरीय प्रेरणा है। तुमसे एक चीज़ और सीखी है मैंने कि मैथमेटिक्स को कभी कलम से नहीं पढ़ना चाहिए, कलम और किताब से। और उसके बाद से मैं गणित से मोह ही उठ गया मेरा। ईश्वर ने अगर आपके लिए कुछ तय करके रखा है तो वो तो होगा। मेरे पिताजी बोलते भी हैं कि जब तुम्हारा नेट क्लियर हो गया तब हमको थोड़ी सी जो है कि लड़का पढ़ा शांति मिलेगी, कि लड़का पढ़ा लिखा है, कम से कम पढ़ा तो लेगा। याद है हम लोग 2 बार मिले हैं अमित जी से। एक हमारे और अपने मित्र हैं राजीव, जो जिन्होंने यही उनको बताया था कि आप तो मिलते नहीं हैं, लेकिन सर आपकी कमी आशुतोष जी पूरी कर देते हैं। ये नकली अमिताभ हमारे साथ हैं। हाँ, अगर आपका वैल्यू सिस्टम स्ट्रांग है, उसको कोई बाहरी शक्ति नहीं हटा सकती। विदा हुई थी उस दिन तुम जब छोटा था पर रोया था, ऐसा मुझको लगा अचानक मूल्यवान कुछ खोया था। दोस्ती को मैं सबसे जरूरी, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अलग रिश्ता मानता हूं। दोस्ती के कई अर्थ हैं, दोस्ती के कई रूप हैं। दोस्ती ऐसा रिश्ता है जिसे हम खुद चुनते, खुद बनाते हैं। और ऐसे ही दोस्त के साथ आज मैं बात करने जा रहा हूँ, उस दोस्त के साथ जिसके साथ मैंने सुख दुख के तमाम क्षण साझा किए हैं। पिछले 35 वर्षों की दोस्ती, इस जन्म की 35 वर्षों की दोस्ती, पिछले जन्मों का शायद अभी तक तो हिसाब लिया नहीं, लेकिन इस जन्म के 35 वर्ष और उन 35 वर्षों की दोस्ती जो दिन पर दिन खिलती जा रही है, खुलती जा रही है, निखरती जा रही है और मजबूत होती जा रही है। आज मैं अपने ऐसे में ही एक मित्र नीलेश द्विवेदी के साथ बात करने जा रहा हूँ। नीलेश, तुम्हें यहाँ पाकर बहुत खुशी हो रही है। बहुत बहुत खुशी हो रही है। और आज जो विषय है दोस्ती, एक भावुक कर देने वाला विषय भी है, और हम दोनों कि जहाँ पर हम लोगों का उद्गम हुआ था इस रिश्तों का, यकायक जो है वो स्मृति तुम्हें याद है कि कब कहाँ पहली बार मुझे लगता है जन्म हुआ? मुझे तुमसे मिलवाने वाली मेरी माँ ही थी, क्योंकि जब मैंने उस स्कूल में एडमिशन लिया था तो मैं लेट हो गया था। तो मेरी माँ ने जब वो स्कूल को विज़िट किया तो तुम्हारा नाम क्लास में सबसे नंबर पे था, रोल ऑफ ऑनर में। तो मेरी माँ ने कहा जब तुम इसमें जाओ तो ये लड़का जो है अच्छा है, जो क्लास में पढ़ता सबसे अच्छा है, उसके साथ मित्रता करना। तो मैंने उनसे उस समय बोला था कि मित्रता की नहीं जाती है, मित्रता तो हो जाती है, बिकॉज मनोभाव मिलने चाहिए, कैसे किसके संस्कार हैं वो मिलने चाहिए। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, शायद हमारी दोस्ती के पीछे माँ का आशीर्वाद भी था, जो आज अगर हम पीछे मुड़ के देखते हैं। आंटी का आशीर्वाद था, और आंटी का स्मरण करके हम सभी भावुक हो गए। जी जी। 2020 में उन्हें हमने खो दिया था, लेकिन वो आज भी हमारे बीच में हैं, हम सबको आशीर्वाद देती हुई। और इस बात को मुझे मतलब मैंने पहले नहीं जानता था कि आंटी ने ये तुमसे ये कहा था, और इस वजह से शायद हमारी दोस्ती शुरुआत। आई थिंक कभी कभी जो औपचारिक परिवेश होता है उसमें कुछ बातें शायद अपने आप निकल आती हैं जो हम लोग कभी नहीं इतना गौर करते हैं। लेकिन ये बात सत्य है कि अगर हम पीछे मुड़ के देखते हैं स्मृति में, तो हमें लगता है कि मिलाने वाली माँ थी, यही प्रेरणा थी। तो आज वो 35-36 वर्ष जो हम लोग साथ हैं, तो उसमें आगे भी रहेंगे। और आज तुम दिल्ली में पोस्टेड हो, हम भी दिल्ली में पोस्टेड हैं, ये तो इत्तेफाक। और हम लोगों का मिलना जुलना अब अक्सर होता है। पहले भी होता था, हम पहले मौका ढूंढ के मिलते थे, अब हमारे पास मौके ज़्यादा हैं। और इसलिए आज जिस विषय पर बातचीत करने का मौका मिला वो हम दोनों के ही दिल के बहुत करीब है, दोस्ती। और दोस्ती, मुझे नहीं लगता कि किसी युग में दोस्ती से ज़्यादा सुंदर या ज़्यादा खूबसूरत या ज़्यादा अर्थपूर्ण रिश्ता रहा होगा। बिल्कुल। वैसे तो किसी रिश्ते को कम या ज़्यादा करके आंकना उचित नहीं है, बिल्कुल, लेकिन दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जिसे हम खुद बनाते हैं, और इसलिए ये शायद ज़्यादा अधिक अर्थपूर्ण होता है। बिल्कुल। और समय की यात्रा में अगर हम देखें, ख़ास तौर से उसका जो उपयोगिता है या उसकी जो प्रासंगिकता है, वो बिल्कुल पूर्ण होती है जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं। हम लोग जब शुरू किए थे शायद इतना गौर से नहीं देखा कि दोस्ती क्या है, उसका मायने क्या है, और
एक दूसरे से क्या सीख रहे हैं। लेकिन जब पीछे मुड़ के देखते हैं और ख़ासतौर से उन संघर्षों में जाते हैं जहाँ हम दोनों साक्षी हैं एक दूसरे के संघर्षों के, तो हमें लगता है कि कितना संबल था एक दूसरे का। और ख़ास तौर से वो समय जब मनोबल गिरने वाला होता था और आत्मबल भी कमज़ोर होता था, उस समय कभी तुम्हारे साथ बैठ गए और तुम्हारे कुछ जो जिस तरह से तुम कन्विक्शन के साथ बोलते हो, कभी कभी वो चीज़ें सत्य भी हो जाती। मेरे पास तो कई घटनाएं हैं, मेरे कभी संस्मरण अभी शुरू होगा, आज बताने का मौका है, आज बताने का उन मौका भी सभी है, संस्मरणों को याद करने का मौका है, उन सभी अनछुई हुई बातों को फिर से छूने का मौका है। तो मुझे लगता है जो तुम कह रहे हो बिल्कुल सही है कि दोस्ती जो है उसका एक, मुझे लगता है ये एक विधान था, ये एक प्रेरणा थी, शायद ईश्वर की प्रेरणा थी, ईश्वर ने बनाया, दो लोग मिले बनाया। और तुम भी आशुतोष, हम भी नीलेश, तो नामकरण संस्कार में भी कहीं ना कहीं माता पिता शायद उससे प्रभावित थे। लेकिन ये सही कह रहे हो कि दोस्ती में जो है उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं। हाँ, तुमने संघर्षों की बात की, मुझे उस दौर की याद अभी भी बहुत ही फ्रेश लगती है, जब हम लोग स्कूल से कॉलेज और कॉलेज के पूरा करने के बाद अपने अपने लक्ष्य की प्राप्ति में जुटे हुए थे। और उस समय मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था और तुम बैंकिंग सेक्टर की तरफ जाना चाहते थे। और हम लोग जब थक जाते थे या बोर हो जाते थे तो अक्सर शाम को मिलते थे और शाम को एक साथ चप्पल पहने हुए, जेके पजामा और शर्ट पहने हुए जेके मंदिर की तरफ जाते थे। वहाँ थोड़ा समय गुजारने के बाद, हल्का होने के बाद वापस अपनी अपनी पढ़ाई में लगते थे और हल्की फुल्की बातें होती थी, अपने अपने जो भय शंकाएं थीं उनको भी साझा करते थे। बिल्कुल बिल्कुल। और जो सपने हम दोनों ने देखे थे उन सपनों को एक दूसरे से बांटना, उन सपनों को पूरा करने के लिए एक दूसरे को तैयार करना और मजबूत करना, बिल्कुल, ये शायद उन दिनों की स्मृति बिल्कुल ताज़ा हो गई। बिल्कुल ताज़ा है। और मैं तुम्हें एक बात का याद दिलाता हूँ कि तुम तो यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे बिकॉज तुमने कुछ और सोचा नहीं था। मुझे याद है क्लास में एक बार पूछा गया था कि कौन क्या बनेगा, तो सब लोग कह रहे थे कि आई वॉन्ट टू बी दिस, आई वॉन्ट टू बी दैट। तो तुम्हें याद है तुमने बोला था आई विल बी एन IAS ऑफिसर। मतलब आज भी मुझे वो स्टेटमेंट याद है, शायद तुम्हें याद ना हो। तो मुझे लगा था कि आई विल बी मतलब होता है कि बिल्कुल उसको पता है कि क्या करना है। जब तक उस टाइम पे लोगों को पता नहीं होता IAS ऑफिसर क्या है। उस ज़माने में तो और भी थोड़ा सा, हम आज जिस तरह के बच्चों को देखो तो उनका लेवल जो है इन्फॉर्मेशन का बहुत है, उस ज़माने में इतना नहीं था। लेकिन तुम्हारे संघर्ष यूपीएससी वाले भी थे, उसके भी हम लोग बातचीत करेंगे, उसके भी मैं साक्षी था। लेकिन जो मेरा संघर्ष था वो था कि मुझे नहीं पता था कि मैं बैंक में आऊँगा। इनफैक्ट यू नो दैट कि कैसे कैसे होते हुए और फिर मैं वहाँ पहुँचा। और उसमें शायद अंकल का भी बहुत बड़ा प्रभाव है कि मैं इस तरफ आया। लेकिन सही कह रहे हो कि वो संघर्ष के दिन थे, लेकिन एक दूसरे का संबल थे। मुझे लगता है दोस्ती का दूसरा नाम एक दूसरे को सहारा देने का है, मानसिक रूप से, विचारों से। तो उसमें तुम्हारा बहुत बड़ा योगदान है। और हम लोग जो शामें साथ बिताई, आई थिंक दैट हैज़ अ बिग कंट्रीब्यूशन। या डेफिनेटली। और तुमने याद दिलाई इस घटना की, क्लास में पूछा गया था कि आप क्या बनना चाहते हैं, और तुम्हें याद है? हाँ, वो उससे पहले भी हम क्लास में बोल चुके थे। इस अपने इस ध्येय का, अपने इस लक्ष्य का ऐलान शायद मैंने बहुत पहले किया था। और उस समय मुझे पता भी नहीं था कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस क्या होती है, एक IAS ऑफिसर करता क्या है, उसमें जाते कैसे हैं। लेकिन ये था कि हाँ यही बनना है। तो ईश्वर की कृपा हुई और सबके सहयोग और शुभकामनाओं से बन गए। तो अगर आप वहाँ तक पहुँच जाते हैं जहाँ पहुँचना चाहते हैं, बहुत अच्छा। और अगर आपको पता नहीं है कहाँ जाना है और फिर भी आप कहीं पहुँच जाते हैं, जैसा कि मेरे साथ, वो भी ईश्वरीय प्रेरणा है। तो अगर तो देखो, दो दोस्त ऐसे, एक जो बिल्कुल लक्ष्य का साधक था और दूसरा जिसको लक्ष्य के बारे में पता नहीं था, वो भी साथ थे। और कहीं ना कहीं जाके लक्ष्य से अलक्ष्य की जो साधना है, जब पता नहीं है कि हमें कहाँ जाना है, लेकिन उसने तो सब तय करके रखा हुआ है कि आपको कहाँ जाना है। बिल्कुल, मुझे कहाँ जाना है। ये तो एक संयोग है कि जो हमने बोला था वही हुआ। लेकिन तुम जहाँ पहुँचे वो भी वही होना। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो डेस्टिनी का एक पार्ट था, एक जर्नी थी। और कैसा लग रहा है तुम्हें, जैसे तुम जहाँ पहुँचे तो वहाँ पहुँच कर तुम्हें कैसा लगा? मैं अब ये नहीं पता कि जिसको लक्ष्य का पता होता है उसको पहुँच के कैसा लगता है, और मुझे तो ये पता है जिसको लक्ष्य का पता नहीं होता है उसको पहुँच के कैसा लगता है। तो मुझे लगता है मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे ऊपर कोई बोझ नहीं है।
ना मेरे अनफुलफिल्ड एस्पिरेशंस का, या कोई मेरी ऐसी ड्रीम थी कि मैं कुछ बन जाऊंगा ये तो वो नहीं बन पाया तो उसका कोई रिग्रेट। ए लाइफ विदाउट रिग्रेट, दैट्स व्हाट आई कैन सम अप माई लाइफ, कि एक लाइफ जिसमें कोई रिग्रेट नहीं है। मुझे जहाँ जब लक्ष्य ही नहीं था और बस एक ये था कि मुझे अपना काम, मुझे एक विश्वास था कि मैं जहाँ कुछ भी करूँगा अच्छा करूँगा। लेकिन वो जैसे कि एक यात्रा होती है, एक डेस्टिनी ड्रॉज यू फ्रॉम डिफरेंट परसूट्स एंड ब्रिंग यू सम प्लेस। तो मुझे लगता है कि तुम्हें देखता हूँ तो जिसको लक्ष्य पता था और मैं जिसको लक्ष्य नहीं पता था, लेकिन संतुष्टि हम दोनों को एक ही, दोनों को ही है। और वो इस वजह से है कि आप भी अपना काम पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ कर रहे हैं और मैं भी करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो जहाँ पर ईमानदारी है, इंटेग्रिटी है, वहाँ पर संतुष्टि होगी ही। बिल्कुल। क्योंकि जब आप अपने आप को शीशे में देखते हैं तो कम से कम अपने आप को देखकर मुस्कुरा सकते हैं। बिल्कुल। आंखें झुकानी ना पड़े अपने आप को देखकर, इससे बड़ा मुझे नहीं लगता कि सफलता का कोई पैमाना हो सकता। बिल्कुल। और हम दोनों के अगर देखें तो दो चरण थे, एक जब संघर्ष शुरू नहीं हुए थे और एक जब संघर्ष शुरू हुए थे। तो हम लोग के अगर भागों को देखें तो दो भाग में बढ़ते हैं। मुझे याद है कि जब संघर्षों की शुरुआत हुई थी, तुमने भी यूपीएससी देना शुरू किया था और हमने भी कुछ इधर उधर, हम एक एमबीए कर रहे थे, उसके बाद टाइम्स ऑफ इंडिया का इशू आया था और एक समय ऐसा आया था जहाँ पर निरुद्देश्य थे निरुद्देश्य और मुझे याद निष्प्रयोजन आज भी याद है वो मीटिंग हमारी तुम्हारी, जिसमें तुमने ये बोला था कि ये तुम्हारा रास्ता है, और इत्तेफाक ऐसा रहा कि रास्ता वही है। और तुम्हारा यूपीएससी का संघर्ष भी मैंने देखा है कि तुमने किस निष्ठा के साथ, और तुमसे एक चीज़ और सीखी है मैंने कि मैथमेटिक्स को कभी कलम से नहीं पढ़ना चाहिए, कलम और किताब से। मैथमेटिक्स को एक बुक खोल के पढ़ा जा सकता है, इतना तिरस्कार मैंने कभी गणित का नहीं होते देखा। और उसके बाद से मैं गणित से मोह ही उठ गया मेरा कि अगर किसी गणित जिसके लिए सब देखो मैं बीएससी किन परिस्थितियों में किया है तुम्हें पता है। नहीं, मुझे ये याद आता है, हमेशा साहित्य के प्रति मेरा विशेष अनुराग था और मैं 12th के बाद बीए करना चाहता था, लेकिन मेरे पिता की इच्छा थी और उनका आग्रह था। आग्रह से ज़्यादा उनका आदेश था कि नहीं, तुम्हें कम से कम बीएससी तो करना ही है और फिज़िक्स और मैथ्स के साथ ही करना है। तो फिज़िक्स और मैथ्स के साथ बीएससी किया और ठीक ठाक किया, उसमें कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं हुई। लेकिन हाँ, मुझे कभी ऐसा नहीं कहूँगा कि मैथ्स के प्रति बहुत रुचि थी। आज कोशिश करता हूँ कि विज्ञान को अध्यात्म से जोड़ने का प्रयास करता हूँ और मुझे लगता है कि जो उस समय पढ़ा वो पूरा व्यर्थ नहीं गया। और आज कहीं ना कहीं मेरे चिंतन को स्वस्थ करने में या चिंतन के विस्तार में उसकी भूमिका है। और एक ही दो बार जब देखा मैंने तो कि तुमने अपने पिताजी का अनादर किया इच्छा का, वो ये था कि उन्होंने मुझसे बोला कि इसको मैथ्स की ट्यूशन पढ़वानी है और हम तुम्हें लेके गए और तुम नीचे से भाग आए कि मुझे नहीं पढ़ना है। तो वो भी एक कभी गुणा भाग पसंद नहीं था। लेकिन किसी ने मुझसे पूछा आशुतोष का व्यक्तित्व कैसा है स्टार्टिंग में, तो मैंने बोला बहुत डेयरिंग है। तो उसने पूछा कि डेयरिंग कैसे है, मैंने कहा जो आदमी गणित जैसे सब्जेक्ट को खोल के सिर्फ पढ़ सकता है बिना ना कलम ना दवा ना उसको इंक ना बुक, तो आई थिंक ही इज़ अ डेयरिंग पर्सन एंड ही विल डेफिनेटली शेप हिमसेल्फ टू ए वेरी डेयरिंग एंड करेजियस ऑफिसर जब बनेगा यूपीएससी का। वो देखो चरितार्थ हुआ, तुम जो बने और गणित का उसमें बहुत बड़ा योगदान है, उसको नहीं भूलना चाहिए। लेकिन तुमने तो जो है फिजिक्स में एमएससी किया। हाँ, तो तुम्हें क्या लगता है कि जो तुमने पढ़ा, हाँ, उसका कितना इस्तेमाल आज मुझे लगता है कि फिजिक्स से मैंने रेशियोसिनेशन सीखा कि मतलब किसी चीज़ को विश्वास अगर करना है तो उस तक सही तरीके से सारे समीकरणों को देखते हुए पहुंचना चाहिए। एक विवेक मुझे लगता है बनना। ये तो मेरा बहुत तुम्हें एकेडमिक आंसर दे दिया, लेकिन लेट मी नॉट नरेट माई फेलियर्स विद प्राइड। मुझे लगता है कि एजुकेशन जो है, जो शिक्षा है, वो हमारे टाइम पे ऐसी थी कि इट वॉज मोर ऑफ ए पोरिंग देन ऑफ प्रूबिंग, कि हमें भाई एमएससी साइंस इसलिए करनी है क्योंकि हमें एक समाज में अच्छा दिखना है। एक आर्ट्स को आज के क्षेत्र में हम जब देखते हैं आज के बच्चों को आज ज़्यादा विकल्प हैं, उनकी अभिव्यक्ति को विकल्पों के प्रति स्वीकृति जो है स्वीकृति बहुत है ज़्यादा। हम लोग के टाइम पे जब तुमने आर्ट्स के लिए सोचा तब घर में एक थोड़ा सा हलचल हुई। लेकिन हाई इंसाइट में लगता है कि जो कुछ किया गया या जो कुछ पढ़ा गया
वो पूरी तरह से व्यर्थ नहीं था, बिल्कुल वो कहीं ना कहीं आपके व्यक्तित्व निर्माण में उसकी कोई भूमिका थी। बिल्कुल थी। और मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि जीवन का कोई भी पल व्यर्थ नहीं जाता। एवरी मोमेंट इज़ अ गेम। बिल्कुल। आप को जो मिल रहा है, आप जो पढ़ रहे हैं, आप किसी के संपर्क में आए हैं, आपके साथ कोई अनुभव घटा, तो ज़रूर किसी न किसी रूप में वो आपकी जीवन यात्रा में आपको और उसकी भूमिका है और अर्थपूर्ण बनाने में उसकी भूमिका है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं मानता हूँ ऐसे हम लोग के जीवन में कई चरित्र आए, जो कई पात्र आए जो जिनकी अपनी अपनी भूमिका रही है। बहुत पात्र आए। कम से कम आज वो हंसाते हैं। हाँ, हंसाते हैं आज। और उनकी याद जो है हमें कुछ न कुछ विनोद के क्षण उपलब्ध आज तो तुमसे मैं ये पूछना चाहूँगा, आज चूँकि आज दोस्ती की बात हो रही है, संघर्षों की बात हो रही है, और उसमें जो दर्शन छिपा है आज उसकी अभिव्यक्ति भी है, तो क्यों ना ये सही समय है लोगों को जो सुनेंगे जानने के लिए कि जब तुम्हारा यूपीएससी में हुआ था, और मुझे याद है जब मार्कशीट आई थी पहली वाली, जिसमें अगर मैं स्कोर सही बना पा रहा हूँ तुम सही कर देना, 1152 या 1150 ऐसा तुम्हारा टोटल स्कोर था, और शायद तुम कुछ ही नंबरों से रह गए थे मेन लिस्ट में आने में। और मैं तुम्हारे उसी दिन शाम को बगल में बैठा था ना, मैं देख रहा था तुम्हारे चेहरे पे निराशा जरूर थी। उस निराशा से तुम जब निकले तो कैसे निकले? और इतना स्वाभाविक नहीं था, आसान नहीं था, क्योंकि अगले अटेम्प्ट में दीदी की तबीयत खराब हुई थी, मुझे याद है, जिसमें हम लोग उस समय अस्पताल के चक्कर भी काट रहे थे। वो अटेम्प्ट तुम्हारा खराब चला गया था। एक समय ऐसा आया था जब थोड़ी सी तुम्हारे अंदर ये एक संशय आ गया था कि हम क्या करेंगे, इसीलिए बिकॉज उससे पहले तुमने कभी सोचा नहीं था कि हम आईएएस के अलावा कोई परीक्षा देंगे। और विकास जो हम लोग का मित्र था और उसका डबल ए हो गया था उस समय। तो उस समय का दौर के बारे में बताओ, क्योंकि वो जो एक चर्निंग पीरियड था, मुझे लगता है उसमें दर्शन भी है और लोगों के लिए एक जिसे कहते हैं ना प्रोत्साहन भी है कि कैसे आगे बढ़ना चाहिए। एक स्टोरी है, इंस्पिरेशन, वो प्रेरणा के बारे में। उस पर तुमने एक कविता भी लिखी थी जो मैं इसके बाद सुनना चाहूँगा तुमसे, एक प्रेरणा के ऊपर, कि वो तुमने लिखी थी, तुम्हें शायद याद होगी, जो तुम हमेशा मुझे सुनाते ही हो। आज एक ऐसा मौका मिल गया जिसमें ये तुम्हारे फेवरेट सब्जेक्ट है कविता पाठ करने का। लेकिन पहले उसके बारे में ये बताओ कि उस संघर्ष के दौर से तुम कैसे निकले। तुमने सही कहा कि मैंने कभी किसी और लक्ष्य के बारे में सोचा ही नहीं। मुझे हमेशा लगता था कि जैसे अर्जुन को चिड़िया की आंख दिखती है, मुझे भी केवल यही दिखता था कि मुझे एक आईएएस ऑफिसर बनना है। क्यों बनना है, कैसे बनना है, ये नहीं पता था, लेकिन बनना है। और उसके लिए जैसे जैसे धीरे धीरे अपने आप को उसकी प्रोसेस से परिचित करवाया, कैसे बनना है, क्या पढ़ना है, ये अपने आप जाना, समझा। उसके लिए जिन संसाधनों की आवश्यकता थी, जिन किताबों की आवश्यकता थी, जिन नोट्स की आवश्यकता थी, उनको जमा किया। और फाइनली मेरा 1999 में हुआ। उसकी भी कहानी अलग है। उसकी कहानी अलग है। इसके विषय में मैं पहले बात कर चुका हूँ, आज उसको दोहराएंगे नहीं। लेकिन हाँ, जिस चमत्कार की आप बात करते हैं, वो चमत्कार हुआ था। और उसमें ये भी एक निकलता है कि प्रकृति ने अगर जिसको चुनना है, जहाँ से चुनना है, बिल्कुल वो चुन के रखती है। तो प्रकृति, ईश्वर ने अगर आपके लिए कुछ तय करके रखा है तो वो तो होगा, बिल्कुल होगा। कैसे होगा, कब होगा, किन परिस्थितियों में होगा, किन उतार चढ़ाव के बाद होगा, लेकिन होगा। लेकिन संघर्ष, मुझे लगता है कि संघर्ष देखना और संघर्ष से परिचय आपको एक बेहतर इंसान ज़रूर बना। बिल्कुल बिल्कुल। आपके मनोबल को मजबूत करता है। और अगर आप लगे हैं, जुटे हैं, और आपको लक्ष्य के विषय में पता है, आपको पता है कि वहाँ तक आपको जाना है, किसी कीमत पे जाना है, तो आप, अगर ईश्वर की कृपा है तो आप पहुँच जाएंगे। और उस संघर्ष से वापसी करने में मुझे लगता है कि परिवार का बहुत योगदान होता है, परिवार का भी और मित्रों का। तुम उस संघर्ष के साक्षी रहे हो और तुमने देखा था कि ये भी था कि हाँ, एक पल थोड़े समय के लिए संशय तो आया। संशय आने की ये भी वजह होती है कि जब आप माता पिता की ओर देखते हैं तो आपको लगता है कि इनको आश्वस्त करने के लिए भी कुछ और करने की आवश्यकता है। उसी दौर का था तो उस समय पीसीएस का दिया, पीसीएस में सफलता प्राप्त हो गई। फिर उसके बाद नेट दिया, जेआरएफ नेट, वो भी क्लियर हो गया। मेरे पिताजी बोलते भी हैं कि जब तुम्हारा नेट क्लियर हो गया तब हमको थोड़ी सी जो है कि लड़का पढ़ा शांति मिलेगी, कि लड़का पढ़ा लिखा है, कम से कम पढ़ा तो लेगा। तो
वैसे मैंने भी यही सोचा था कि अगर यूपीएससी नहीं हुआ तो मैं शायद एक प्रोफेसर अध्यापन का कार्य ही करूँगा, क्योंकि मेरा जिस तरह का स्वभाव है मुझे नहीं लगता कि मैं और किसी तरह की 3-5 दांव पेंच कर सकता हूँ। पीपीएस से जब तुम आज़ाद हुए, मुझे आज़ाद वर्ड यूज़ करूँगा, लिबरेट हुए, बिकॉज वो चीज़ तुम्हारे लिए कभी बनी नहीं थी। और हम लोग भी एक मित्र के रूप में तुम्हें कभी उस रूप में देख ही नहीं सकते थे। और उसे कई 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 एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर वो पुलिस और तुम्हारा बैठता नहीं, इन द सेंस रूप नहीं बैठता है कहीं पर कि तुम पीपीएस हो। वो तो प्रकृति का, जैसे मैंने बोला, एक लम्हा था जिसमें तुम्हें चुना, और जब वो रिजल्ट निकला और वो फिर वो तो एक हिस्ट्री थी। अंतिम रूप से अगर प्रकृति उसी के लिए चुनती तो शायद वो भी अपनी उसमें भी पूरी ईमानदारी से काम करने की कोशिश करते। लेकिन प्रकृति को नहीं चुनना था। तो और इस तरह से, और आईएएस का तुम्हारा सिलेक्शन हुआ, और वो उस दिन खुशी मुझे याद है कि जब वो हिंदू पेपर में निकला था, और दैट वाज इतना रिलीविंग मोमेंट था सबके लिए। मुझे लगता है कि वो एक हम लोग को ऐसी खुशी थी जिस लक्ष्य के लिए एक मित्र लगा है उसको मिला। और उस दौरान में शायद हमारा सिलेक्शन उस समय नहीं हुआ था, शायद कुछ महीने या कुछ की बात थी। लेकिन बहुत सुकून मिला था। मुझे लगता है कि तुमने जब वो उसको तोड़ा बंधन को, उसके बाद सब रास्ते खुलते चले गए। यही है मित्रता का सौंदर्य, कि एक मित्र आपका उसको उसका लक्ष्य मिल जाता है, वहाँ तक पहुँच जाता है, तो दूसरे मित्र को उतना ही हर्ष होता है। बिल्कुल। तो यहाँ पर वो थ्री इडियट्स वाली बात नहीं है। यहाँ पे तुम अपने सुख से व्यक्ति उतना सुखी नहीं होता जितना मित्र के दुख से सुखी होता है। वो तो हाँ। लेकिन इसमें एक मुझे याद आता है, तुमने कर्ण और कृष्ण के ऊपर भी एक कविता लिखी थी, और जिसको तुम हमेशा उद्धृत करते हो। कर्ण का स्वरूप मित्रता में और कृष्ण का, और कृष्ण चूंकि तुम्हारे व्यक्तित्व से ज़्यादा मेल खाता है कई मायनों। तुम्हारे में शायद ज़्यादा, मैं उसका भी साक्षी रहा हूँ। सम्मोहन तुम्हारा, और जो सम्मोहन और स्नेह देने की तुम्हारी जो आदत है, कृष्ण बिल्कुल कृष्ण से प्रेरित। तो उस पर भी सुनना चाहेंगे, कृष्ण और कर्ण के ऊपर, क्योंकि दोस्तों के लिए आई थिंक वो कविता एक बिल्कुल संपूर्ण कर देने वाली कविता है। तो एक उसका भी आनंद लेंगे। तो मुझे लगता है आप बातचीत हो गई, एक कविता का समय आ गया। जैसा कि तुमने कहा कि मित्रता के दो आदर्श, एक कृष्ण हैं और दूसरे कर्ण। कृष्ण वो हैं जो मित्र को सही राय देते हुए, उनका सहारा बनते हुए उन्हें युद्ध में विजयी बनाते हैं, और कर्ण वो है जो सही गलत की परवाह किए बिना बस दोस्त के साथ खड़ा रहता है। बिल्कुल। तो इसी पर एक कविता है कि मित्रता। मेरे पास न कुल की विरासत थी, न सिंहासन की महिमा। ये कर्ण बोल रहा है कि मेरे पास न कुल की विरासत थी, न सिंहासन की महिमा थी, तो सिर्फ अपनी प्रतिभा, लगन और क्षमता। जब भरी सभा में ललकारा था मैंने आचार्य के प्रिय शिष्य को, पता था उन्हें कि उनका शिष्य और उस शिष्य का इतिहास में स्थान और गौरव मेरी ललकार की गूंज में समा जाएगा। इसलिए तो दी थी दुहाई वहां उपस्थित सभी गुणी ज्ञानी व्यक्तियों ने कि उस मंच पर सिर्फ राजकुल से जुड़े लोग ही मुकाबला कर सकते हैं। उस क्षण तुमने घोषित कर दिया था मुझे अपने एक राज्य का राजा। उसी क्षण तुमने घोषित कर दिया था मुझे अपने एक राज्य का राजा, और दे दी थी मुझे भी सिंहासन की महिमा। यह बात और है कि उस दिन हो नहीं पाया निर्णय कि कौन है श्रेष्ठ, मैं या आचार्य का प्रिय शिष्य, क्योंकि दर्शक दीर्घा में बैठी राजकुल की एक महिला वात्सल्य के बंटवारे और समाज के डर से अचेत हो गई थी। मैं उसका अभागा पुत्र था। आचार्य का प्रिय शिष्य भी उसी का पुत्र था, मगर वो अभागा नहीं था। तुमने मुझे उस दिन राज सिंहासन पर ही नहीं बैठाया, मुझे मित्र कहकर भी संबोधित किया। क्यों किया मैंने कभी पूछा नहीं, किंतु इतनी राजनीति तो मुझे भी आती थी। फिर क्या था, धर्म, नीति, ज्ञान, मर्यादा, रक्त संबंध, इन सब से ऊपर उठ गया था मैं। तुमने राजनीति की होगी मित्र, मैंने तो जीकर और मरकर सिर्फ मित्रता की। वाह शब्दों को जिस तरह से खूबसूरती से पिरोया है, और कृष्ण और
कर्ण का जो आदर्श तुमने निकाला है, और इस पर एक प्रेरणा वाली जो कविता हम लोग पहले बात कर रहे थे, अगर वो तुम अभी सुना पाओ, वो भी बड़ी सामयिक है इसमें, जिस तरह का वार्तालाप चल रहा है। मुझे लगता है कि संघर्ष के दिनों की याद करते हैं या जीवन के प्रतिदिन के संघर्ष की आप बात करते हैं, तो ऐसे क्षण आते हैं जब आपका हौसला, आपका उत्साह बिल्कुल दब जाता है, लेकिन आप उसके लिए बने ही नहीं हैं। मनुष्य जो है वो सृजन करने के लिए बना है, कुछ रचने के लिए बना है, कुछ अच्छा करने के लिए बना है, प्रकाश के संधान के लिए बना है। और इसी को बताती है ये कविता कि अगर मूंद कर आंखें चलते हमें अंधेरे अच्छे लगते, अगर मूंद कर आंखें चलते हमें अंधेरे अच्छे लगते, रंग रोशनी झूठे लगते, झूठ निराशा सच्चे लगते, लेकिन हमको दृष्टि मिली है, लेकिन हमको दृष्टि मिली है, पार क्षितिज जो जाती है, जिस पर सपने नए उगे हैं, पलकें आस जगाती हैं, यही सोचकर दीप जलाया और मिटाया घना अंधेरा। बिल्कुल कठिन मगर है तप कर खिलना, कठिन मगर है तप कर खिलना, जलकर कोने जगमग करना, पल पल तिल तिल ज्योति संभाले, आशा को बाती में भरना। जूझ आंधियों से टकराकर, जूझ आंधियों से टकराकर, हिलकर गिरकर खुद उठना है, जूझ आंधियों से टकराकर, हिलकर गिरकर खुद उठना है, लगातार अविरत तन्मय हो, खुद जलना है, खुद सजना है, निविड़ रात्रि को विदा कराने, दीपों ने डट डाला डेरा। और सभी अगर ऐसा कर पाते, सभी अगर ऐसा कर पाते, नहीं अंधेरा पल भर टिकता, सभी अगर ऐसा कर पाते, नहीं अंधेरा पल भर टिकता, घनी रात के बीच चमकता, अंशुमान मुस्काता दिखता, लेकिन तब कर लौ बन जाना, लेकिन तब कर लौ बन जाना, ऊपर उठना सहज नहीं है, खुद मिटकर काजल होकर भी सुंदर दिखना सहज नहीं है। आंखों की यह काली रेखा, संकल्पों का अविरत घेरा, और विषम भले हो, विषम भले हो, दृढ़ प्रतिज्ञ हम जगमग ज्योति जगाएंगे, अपने अंतरदीप जलाकर स्वप्न सूर्य ले आएंगे। नहीं अश्व से सजे हुए रथ, नहीं अश्व से सजे हुए रथ, बस बढ़ते कदमों से डगमग, सने पंख में डूबे लथपथ, गुंजित सुरभित पगमग रग रग, हम अपनी मिट्टी में सिमटे, नन्हे सूरज नवल सवेरा, हम अपनी मिट्टी में सिमटे, नन्हे सूरज नवल सवेरा। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी। और इस कविता को जितनी बार हम सुनते हैं और हम लोग पढ़ते हैं, एक नया जोश रहता है। और मैं एक बात बता दूं तुम्हारे बारे में कि जो तुम्हारा भावों का सृजन है उसको वो प्रभावी क्यों बनता है, क्योंकि इन भावों को, इन शब्दों को तुमने आत्मसात किया है, जीवित किया है, जीवंत बनाया है अपने आचरण से। हमने उन संघर्षों में देखा है, ये भाव सिर्फ तुम्हारे शब्दों को फॉलो नहीं किए हैं, ये शब्द तुम्हारे भाव को फॉलो किए हैं। तुमने इसको जिया है। उन संघर्षों के दिनों में मैंने देखा है कि तुम्हारा जो मनोबल रहता था बहुत ऊंचा रहता था, और तुमने कभी संशय, मुझे इसलिए लगा था, और हम लोग ने चर्चा भी की थी कभी उस पर कि डर तो लगा था, लेकिन जो तुम्हारे मनोभाव थे, मनोबल थे, वो उस समय भी बहुत मजबूत थे, और तुम्हें पता था कि जीत निश्चित होगी। क्योंकि आजकल के लोग शायद उससे रिलेट इसलिए ना कर पाएँ क्योंकि आज ऑप्शंस बहुत हैं, लोगों में इतना क्षमता भी नहीं है, इतना सब्र भी नहीं है, संयम भी नहीं है कि लोग एक ही चीज़ लक्ष्य के पीछे पड़ें। अब उनके पास पहलू बदल गए हैं, रूप बदल गए हैं, विकल्प बहुत हैं। लेकिन जिस लक्ष्य को साधक की तरह तुमने साधा, वो यही भावों को बिल्कुल परिलक्षित करता है। तुमने जिस तरीके से उस समय, बिकॉज हम देख रहे हैं, क्योंकि इसमें कहीं पे भी शैलोनेस नहीं है। what you said, what you wrote, and actually this is what you lived with. So ये एक तुम्हें एक प्रेरणा देता है लोगों को, ये जीवन भी। और उस समय के चूँकि हम लोग साथ रहे हैं, तो कभी कभी जब हमें भी कभी छोटे मोटे पल आते हैं निराशा के, तो हमें तुम्हारी कई बातें याद आती हैं, या हम लोग जब बातें करते थे कि प्रॉब्लम जब बहुत बड़ी हो जाए तो बहुत ज़्यादा देर तक घूरना नहीं चाहिए, उसको थोड़ा ध्यान बटा लेना चाहिए, क्योंकि विधि के विधान की भी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। जो हो रहा है वो हो रहा है, वो पहले से ही निश्चित है, नियति में है। तो एक चीज़ जो तुमने अभी तक नहीं छोड़ी है वो है तुम्हारा स्वाभाविक रूप, जो तुम्हारा शुरू से रहा है। मुझे लगता है ये भी एक कारण है जो तुम्हें हर दिल अजीज़ बनाता है, और हम लोग का जो अजीम रिश्ता है ये भी
उसी दौर से चला आ रहा है और आज भी हम लोग लगता है कहीं ना कहीं अभी ओरिजिनल हैं जैसे पहले थे। हाँ हाँ, कहीं नहीं कहीं, क्यों पूरी तरह से पूरी original तरीके हैं। से जब इन हमें नहीं बातों लगता पे चर्चा कि- करते हैं हमें नहीं लगता कि हमारी मौलिकता में किसी तरह की किसी कोई कमी कोई आई कमी है, है बिल्कुल। और इस वजह से हम अकारण हंस सकते हैं। हाँ अकारण हंसना या अकारण खुश होना या अकारण किसी के साथ संबंध रखना, ये बहुत बड़ी बात बहुत बड़ी बात है बिल्कुल है। और ये तभी होता है जब आप सहज रहें, सरल रहें, सरस रहें, बिल्कुल। और कोशिश की है। मतलब ये तो नहीं बोल सकते कि पूरी तरह से कामयाब हुए, पूरी तरह से सफल हुए, कोशिश की है। और तुमने संघर्षों की बात की, और संघर्ष से उत्पन्न हो सकता है जो अवसाद, संघर्ष से या सफलता से अवसाद उत्पन्न हो सकता है, होता है। उसका संशय का या अवसाद का या दुख का, दर्द का पैदा होना स्वाभाविक है, होगा। बिल्कुल लेकिन क्या उसको हम अंतिम मान लेंगे? क्या उससे हम लड़ेंगे नहीं? क्या हम उसको पार करने की कोशिश नहीं करेंगे? अगर आप लक्ष्य के प्रति बहुत सजग हैं और उस लक्ष्य के प्रति आपका समर्पण है, तो क्या आप उस लक्ष्य को ऐसे ही बीच में छोड़ देंगे? क्या आप उसके अंतिम लक्ष्य के अंत तक पहुंचने का प्रयास भी नहीं करेंगे? तो मुझे लगता है कि जो हम आज की पीढ़ी को जो बता सकते हैं या उनसे निवेदन कर सकते हैं, वो यही है कि ठीक है, विकल्प मौजूद हैं, सरल विकल्प भी मौजूद होंगे, और उनकी प्राप्ति भी बहुत शायद आसान है। लेकिन अगर उन्होंने किसी लक्ष्य को अपनाया है, तो उस लक्ष्य को पूरा करने का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना करें। चाहिए। फिर बाकी उनको लक्ष्य मिलता है, उस लक्ष्य की प्राप्ति होती है या नहीं, बिल्कुल। और ये तो ईश्वर के हाथ में। और हम दोनों एक बात और कह सकते हैं जो अगर इसी उसमें, कि हम लोगों ने हर पल को जिया भी है। ऐसा नहीं है कि संघर्षों से जो तुमने बोला उपजा जो अवसाद था, या जो हम लोग कभी छोटी मोटी हार मिली थी, जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो हम लोगों ने हर उन पल को जिया भी है और मुस्कुराना नहीं छोड़ा। उस हार का बहुत बड़ा महत्व है। आपके व्यक्तित्व आज जो आप हैं, उसे बनाने में उस हार का बहुत बड़ा हाथ है। तो वो मुझे बात इसलिए याद आई क्योंकि जब हम लोग लक्ष्य की बात कर रहे थे, उस समय तो लक्ष्य साधना हम लोग अपने पढ़ाई के प्रति बात कर रहे थे, या जो ध्येय था हमारा, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी लक्ष्य था अंदर मन में कि अमिताभ बच्चन से हम लोग मिल पाएँ, कभी रूबरू हो पाएँ, कभी उन जैसा। और तुमने तो हमेशा उनके रोल को, उनकी जो संजीदगी थी, उनके जो पात्र जो उन्होंने जीवित किए थे, जीवंत बनाए थे अपने अपने फिल्मों में, तुमने उसको हर बार हम सब लोगों को हंसाया भी है, और अपनी जो तुम्हारी कला थी है अभी भी, उससे हम सब लोग को आनंदित किया है हमेशा। लेकिन क्या ये सोच सकते थे कि उस समय जो कहीं ना कहीं एक निहित लक्ष्य था मन में कि हम उनसे मिल पाएं, देखिए वो भी पूरा हो गया। उस समय तो नहीं लगता था कि ऐसा संभव है, लेकिन हुआ और 2 बार हुआ, क्योंकि वो चाहत इतनी प्रबल थी। हाँ, हम सबके दिलों में इतनी प्रबल थी कि वो भी साकार। तो जो हम लोग कभी पढ़ते थे किताबों में कि अगर आपकी इच्छा प्रबल है तो इच्छा शक्ति है, ईश्वर उसको पूरा कर देता है, प्रकृति पूरा कर देती है। ये भी हुई। और उसमें हम लोग दोनों लोग उसमें थे फ्रेम में, और हम लोग के और मित्र भी थे जो कि हम लोग के अजीज थे। लेकिन बड़ी अच्छी भेंट हुई, और उनका भी जो सहज सरल स्वरूप था, वो भी देखने। और मुझे ये भी याद है आशुतोष, जब तुम उनको हर बार उनको लेटर लिखते थे, और देखो इसको फिर एक तीसरा पार्ट में लेके आते हैं कि हम तुमसे बोलते थे यार तुम इतना लेटर लिख रहे हो उनको, खूबसूरत सी उनको न्यू ईयर ग्रीटिंग्स करते थे, या उनके जन्मदिन पे शायद तुम उनको भेजते थे हमेशा, और उनका एक्नॉलेजमेंट आता था, लेकिन वो एक्नॉलेजमेंट उनका जैसे ऑफिशियल उससे आता होगा, साइंड किए हो। तो मुझे हमेशा ये हम लोग बात करते थे। लेकिन बहुत हाल ही में 2-3 बार ऐसा हुआ है जब अमिताभ बच्चन जी ने आपकी कविता को या आपके संदेश को पूरे विश्व के साथ साझा किया है, ट्विटर के माध्यम से भी और फेसबुक के माध्यम से भी। वो भी हम सब लोग को आह्लादित करने वाला क्षण था कि देखो ये भी कहीं ना कहीं हमारे प्रकृति में एक पूरे उसमें चुना गया था कि ये भी एक मोमेंट हम लोग को देखने को मिलेगा कि जबकि हमारे अपने जैसा उसका कोई संदेश अमिताभ बच्चन, बिकॉज उस समय हम लोग के लिए अमिताभ बच्चन बहुत बड़े थे, आज भी बड़े हैं, लेकिन ये एक मैं फिर दुर्लभ चीज़ थी जो हम लोग को हासिल हुई। मैं नववर्ष की शुभकामनाओं के रूप में पत्र भेजता था हमेशा, हाँ, लगभग हर साल, और कई बार उनका पत्र आया, उनके हस्ताक्षर के साथ वो पत्र आया, और बहुत सुंदर लिखे हुए पत्र आए। और जिस घटना का जिक्र तुमने किया, दिवाली पर जो शुभकामनाएं मैंने उनको भेजी थी, एक मित्र के माध्यम से वो उन तक पहुंची, और वो कविता उन्हें बहुत पसंद आई, और उसको उन्होंने साझा किया, अपनी शुभकामनाओं के रूप में ट्विटर और फेसबुक पर
दिया था मेरे इनिशियल्स के साथ दिया था। तो ये तो खैर जो तुमने कहा कि आप किसी चीज़ को बहुत चाहें तो वो पूरी हो जाती है। तो तुम्हारे साथ तो देखो या हम लोग जो उसके उस समय के कालखंड में साथ थे जब ये बात हुई, और तीनों कई चीज़ें एक साथ हुई जो हम लोगों ने देखा पूरी होते हुए। तो अब देखो, अब ये जगह हम लोगों ने स्कूल का अनुशासन की बात की, तो ये बात हम लोग को स्कूल तक लेके जा रही है। हम लोग का स्कूल था वो मध्यम वर्गीय परिवार का स्कूल नहीं था। अगर देखो तो वो स्कूल का जो चरित्र था, जो स्कूल का स्तर था, वो हम लोग से थोड़ा ऊपर था। और हमारे साथ जो लोग सहपाठी थे वो धनाढ्य वर्ग से आते थे। तो वो एक देखो, एक कहीं कहीं वो भी हम दोनों को जोड़ता था कि एक मध्यम वर्गीय परिवार था, एक संस्कार से, एक जिसे कहते हैं ना हम लोग बनाए गए थे, हम उससे निकल के इसमें आए थे। तो थोड़ा सा तो वहाँ पर भी एक जिसे कहते हैं ना कल्चरल शिफ्ट स्कूल का परिवेश था वो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा कहीं ना कहीं उसमें सनातनी संस्कृति से ओतप्रोत, बिल्कुल पूजा पाठ को महत्व देने वाला, रिश्तों की गंभीरता, रिश्तों की शुचिता पर बल देने वाला था। बात में सिंघानिया परिवार का वो स्कूल जेके सिंघानिया ग्रुप का, और उनका कानपुर में मंदिर भी था। बिल्कुल। और उनका जो वैल्यू सिस्टम भी था, जो तुम सही कह रहे हो कि बिल्कुल ऐसा था कि सब लोग एक जैसे थे, किसी पे कोई वो नहीं था, और हम लोग बहुत अच्छे से उसमें डल गए। बसंत पंचमी की पूजा इतनी भव्य मैंने किसी और स्कूल में नहीं देखी थी कानपुर में जितनी वहाँ पर होती थी। बिल्कुल। और उससे जो है किसी भी एक बच्चे के मन मस्तिष्क पर जो प्रभाव पड़ता है उससे उसका जो वैल्यू सिस्टम है वो और एनरिच होता है। और मुझे लगता है कि स्कूल की भी भूमिका आपके वैल्यू सिस्टम को स्ट्रेंथन करने में बहुत ज़्यादा बिल्कुल थी। और हम भी सर पदमपत सिंघानिया में जब हम लोग पढ़े तो सही कह रहे हो कि वहाँ की जो छोटी छोटी बातें थी जो हम लोग को संस्कृति से जोड़ती थी, उसने और हम लोग अभी रिसेंटली दिसंबर में प्रिंसिपल ऑफ सर पदमपत सिंघानिया एजुकेशन से जो अभी मौजूदा भावना जी से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। मैं कानपुर में एक फंक्शन था, पिक्की का फंक्शन था जिसमें मैं भी उपस्थित था और कुछ कविताओं का पाठ किया था। तब भावना जी से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ था। आप तो खैर स्कूल गए भी थे, हम गए थे, उनसे मिले भी थे, और आपने बच्चों को संबोधित भी किया था। हाँ, मतलब संबोधित नहीं किया था, हाँ, लेकिन हाँ हम सबसे मिले थे और बहुत अच्छा रहा था, खासतौर से अपने स्कूल का एक नया रूप देखने में। स्कूल से बहुत सारी यादें जुड़ी। मतलब तुम तो खैर बाद में आए थे, लेकिन उससे पहले जिन शिक्षकों से परिचय मेरा पहले हुआ, मैं क्लास 5 में उस स्कूल में गया था, तुम क्लास 11 में आए थे। तो क्लास 5 में और बड़ी रोचक घटनाएं हैं उस स्कूल से जुड़ी हुई। कुछ ऐसे शिक्षयित्री हैं जिनकी स्मृति ऐसे ऐसे भाव उत्पन्न करती है जिसमें आप उनके प्रति श्रद्धा भी व्यक्त करते हैं, और एक कहीं ना कहीं उनके व्यक्तित्व का एक पहलू भी है जो गुदगुदाता भी है। बिल्कुल। तो मैं इसमें मैं ये लेना चाह रहा था कि जब मैंने स्कूल की बात की और मध्यम वर्गीय की बात में जो शुरुआत कर रहा था, अगर हम आज के परिवेश में देखें और आज के जो वातावरण है और तबका था, उस समय हम लोग के पास साइकिल थी और उसी समय ही स्कूल में कई लोग अलग अलग वाहनों से भी आते थे। लेकिन जो स्कूल की भी जो एक वैल्यू सिस्टम था, जो फैमिली का वैल्यू सिस्टम था, इतना अलाइंड था कि आई डोंट थिंक कि हम लोग के दिमाग में या हमारे दोस्तों के भी दिमाग में कभी जहन इस तरह से आया कहीं भेदभाव की भावना या ऊंच नीच की भावना, जो कि मैंने देखा कि अभी तो फिलहाल तो इतना नहीं है, लेकिन बीच में एक ऐसा समय आया था जहाँ पर थोड़ा सा प्रतिस्पर्धा हो गई थी। आज थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव कंज्यूमरिज्म है हाँ। लेकिन उस समय जैसे कि शुरुआती कुछ वर्षों में तो स्कूल का एक रिक्शा था, रिक्शे में कई 8-10 बच्चे बैठ के जाते थे। फिर एक साल मैं पैदल गया, फिर उसके बाद साइकिल आ गई। हाँ, तो साइकिल से ऊपर तो नहीं उठ पाए कभी स्कूल में, साइकिल से ऊपर नहीं। बिल्कुल। कॉलेज में मुझे याद है कि साइकिल से ही जाते थे। और कॉलेज के बीएससी के अंतिम वर्ष में हम लोगों ने बस से जाना शुरू किया। रूट्स भी याद और उसके बाद उन बसों के बस का ही सफर रहा। बस का सफर रहा। बट बस का सफर जो है वो सफरिंग नहीं था, बड़ा एंजॉयबल था। बात ये चल रही थी कि स्कूल का भी, मतलब मैं जब पीछे हम लोग मुड़ के देखते हैं तो स्कूल का भी उतना ही योगदान है। कभी कभी ये बातचीत उठती है आज के समय में कि स्कूल क्या है, डिस्टेंस लर्निंग, घर पे पढ़ सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो स्कूल का परिवेश था,
जो ब्रिक एंड मोटर जो कंट्रीब्यूशन था और जो वहाँ के शिक्षक का था, गुरु और शिष्य की जो परंपरा थी, मुझे लगता है उस समय उसका भी कंट्रीब्यूशन हमारे व्यक्तित्व निर्माण में था बहुत ज़्यादा। और सबसे अच्छी बात जो मित्रता में थी कि जब आप मित्र होते हैं तो एक दूसरे के परिवार से भी जुड़ते हैं। हाँ, और जो एक दूसरे के रिश्ते होते हैं उन रिश्तों को अपना लेते हैं। बिल्कुल। जैसे तुम्हारी बहन है वो मेरी बहन। हाँ। दीदी की शादी का याद है मुझे, दीदी की शादी में जिस तरह से हम लोग लगे थे। लाजपत भवन में देखो, वहाँ भी सिंघानी। और यूपी में जो शादियाँ होती हैं खास तौर से हम लोगों के परिवेश और बैकग्राउंड वाले परिवारों में, तो उसमें कितनी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा जाता है। तो उनका ध्यान रखने के लिए सबकी जिम्मेदारी होती है। कोई नाश्ते का इंतजाम देख रहा है, कोई बारातियों के स्वागत में लगा हुआ है, तो उन सब का ध्यान देते हुए। और फिर तुम्हारी भी वही भूमिका मेरी दीदी की शादी में थी। तो हाँ, और मुझे याद है कि खास तौर से हम लोग के जब शादियों को उस समय दौर था, तब जो लड़के के जो माँ बाप होते हैं उनको भी संभालना होता था। तो कभी कभी वो डेलीगेशन था कि आशुतोष तुम देख लेना, इतना ट्रस्ट था कि आशुतोष जो कठिन सवालों से अगर बचना है तो वहाँ तुम्हें आगे कर दिया। और यही भूमिका हमारी शायद वहाँ पर भी शादी में थी। और उसमें हम लोग तो वो दौर जो है जब देखते हैं तो बहुत, वही स्नेह हमें, जब मैं जब कानपुर में था तो दीदी फ़ोन करती थी कि रोटी खानी है, वो वाली मम्मी वाली, तो हम लोग वो फूली वाला फुल्का खाने के लिए कई बार उनके घर गए और उड़ा। तो ये सही कह रहे हो कि परिवार का रोल भी बहुत होता है। और तुम्हारा जैसे अगर हम इसको लिखें कि मेरे फादर ने कविता लिखना दोबारा शुरू किया, उसका वो तुम्हें ही क्रेडिट देते हैं कि कहीं ना कहीं बातचीत में उन्होंने लिखा और तुमने उस विषय को आगे बढ़ाया और सडनली उसको प्रेरणा मिली और उन्होंने कविता लिखना शुरू कर दिया, जो कि मैं सोचता हूँ कि एक दोस्त की जगह फिर वो रूप बदल के एक पुत्र का रूप हो जाता है, एक भाई का रूप हो जाता है। तो दोस्ती के कई रंग हैं और हम लोगों ने वो सारे रंग देखे हैं। बहुत ये हम लोग एक पूरा रंगीन आकाश, बिल्कुल, मतलब इस आकाश में दोस्ती के इतने रंग हैं कि उन सभी रंगों को समाहित करते हुए हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। उन रंगों का जो आनंद है, उस पूरे आनंद को अनुभव किया है और उस अनुभव को सहेज कर रखा है। और मुझे वो भी याद है कि जब हम लोग कॉलेज पहुँचे, तुम्हारा क्लास 7 बजे ना 8 बजे शुरू होता था अंग्रेजी वाला, और हमारा शायद लेट शुरू होता था। लेकिन कई कुछ कारण थे शायद जिसमें हम कभी कभी तुम्हारे साथ जल्दी जाते थे और कभी कभी तुम लेट निकलते थे वहाँ से, हमारा वेट करते। दोनों ही परिस्थितियों में कारण तुम थे क्योंकि अगर तुम मेरे साथ जल्दी जाते थे तो तुम्हारा कोई उद्देश्य होता था और मुझे अगर रुकने के लिए बाध्य होना पड़ता था तो उसमें भी तुम्हारा एक उद्देश्य होता था। मैं बोलता, लेकिन खैर कोई बात नहीं, तुम्हारे उद्देश्य, देखो साहित्य, तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य की प्राप्ति हुई, तुम उस समय का पूरा सदुपयोग कर पाए, तुम्हें जीवन में पूरा आनंद मिला और वो आनंद तुम्हारा जो है विस्तारित होता रहा। इस बात की मुझे बहुत। लेकिन एक बात और है जो मुझे इससे आती है कि तुमने अपना स्वरूप नहीं बदला। पहले भी तुमने जो है वो बायस्टैंडर का रोल था तुम्हारा, आज भी तुम्हारा बायस्टैंडर का रोल है। तुम इतने साहित्य का इतना बड़ा आदमी, तुम्हें देख रहा हूं समर में फलते फूलते हुए, आगे बढ़ते हुए। ये एक दोस्त के लिए तुमने एक बार प्रयास भी किया था शायद कि ऐसा कोई असफल प्रयास करने की मैं कोशिश भी नहीं कर सकता। नहीं, बहुत अच्छे दिन थे। और कॉलेज का खास तौर से जब हम लोग उस ज़माने में वो कॉलेज था, फिर देखो वो भी कॉलेज थोड़ा सा अलग था और वहाँ भी हम लोगों को लगता है अपने स्कूल का जो वैल्यू सिस्टम था या जो हमारे परिवार का था उसको हम लोग संजो के रखते हुए। मुझे नहीं लगता कि कोई भी बाहरी शक्ति आपके वैल्यू सिस्टम को बदल सकती। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपका वैल्यू सिस्टम स्ट्रांग है, आप जिन आदर्शों और मूल्यों से पोषित हैं, जो आपके बचपन से आपके अंदर तक उसको सहेज कर रखा गया है, उसको गाढ़ा गया है, बिल्कुल, उसको रोपा गया है, उसको कोई बाहरी शक्ति नहीं हटा सकती। बिल्कुल। अगर आपने ये प्रण लिया है कि मुझे शराब को हाथ नहीं लगाना है तो कोई आपको मजबूर नहीं कर सकता। लेकिन उस पर शराब से याद आया कि वो दौर था जब शराब ना पीने वालों को जब महफिल में आते थे तो लोग बड़े इज्जत के साथ देखते थे। आज ना शराब पीने वालों को जवाब देना पड़ता है। मतलब मेरा ऐसा कोई जजमेंट नहीं है, जजमेंट नहीं है, हम सिर्फ बात बता रहे हैं कि अगर आप नहीं भी पीते हैं और ये आपका कोई प्रण हो सकता है या आपके पारिवारिक संस्कार हो सकते हैं, तो उनको कोई बाहरी व्यक्ति इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता जब तक कि आप खुद नहीं चाहते। तुमने भी बीच में बात की थी कि हम लोगों ने बहनों के साथ भी उनकी शादी में उनके, आज भी मैं देखता हूँ कि जीजा जी अगर हैं तो उनका पूरा परिवार हमें जानता है और मेरा पूरा परिवार तुम्हें जानता है, कभी कोई हिचक नहीं रही। तुमने एक कविता लिखी थी
बहन के ऊपर। आई थिंक वो बड़ी मार्मिक थी और बड़ा उस जिससे तुमने उसको चित्रित किया था शब्दों से, और शब्दों का श्रृंगार तो तुमसे अच्छा कोई नहीं कर सकता, और तुम बहुत पहलों से श्रृंगार सिर्फ शब्दों से। अब ये मैं यहाँ पे औपचारिक परिवेश है तो मैं बहुत सारी बातें नहीं कर सकता, लेकिन क्योंकि तुम साहित्य के प्रेमी हो, श्रृंगार रस को तुम अच्छा समझते हो, तो जाहिर है कि सब लोग जो सुन रहे हैं वो जानेंगे कि आप बाय स्टैंडर्ड नहीं रह सकते होंगे। आपने जरूर उस समर में कूदने का प्रयास किया होगा। ऐसा लोगों की अपेक्षाएं आपसे हो सकती हैं कि आप साहित्य के प्रेमी हैं। साहित्य का प्रेमी जो है वो शैली को भी पढ़ता है, कीट्स को भी पढ़ता है, वो हर तरह के कवि को पढ़ता है, तो उनके रंग आप में भी होंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन फिलहाल मैं कविता जरूर सुनना चाहता हूँ। तो बहनों को और भाई बहन के रिश्ते को समर्पित है ये कविता। चूँकि दीदी की बात हुई, दीदी की शादी की स्मृति आई, तो उससे उन प्रतीकों को लेकर और उन घटनाओं को लेकर मैंने एक कविता लिखी थी अभी थोड़े समय पहले, कि कुछ धागों से सांस बंधी है, कुछ धागों से सांस बंधी है और कुछ धागों से सजी कलाई। जग में आकर जीवन पाकर जिन रिश्तों की डोर बंधा, मन का यह उन्मुक्त गगन भी जग के दोनों छोर बंधा। कभी साथ में खेले भी हम, कभी साथ में खेले भी हम, कभी रूठ कर लड़ बैठे, कभी साथ में खेले भी हम, कभी रूठ कर लड़ बैठे, कभी पकड़ कर कंधे को हम दीवारों पर चढ़ बैठे। कैसे भूलूं याद सभी कुछ, छत है सीढ़ी सपने हैं, गुड़िया लट्टू गिट्टी कंचे परियां तारे अपने हैं। बचपन की सब बातें प्यारी, बचपन की सब बातें प्यारी, आज याद है मुझको आई। कुछ धागों से सांस बंधी है और कुछ धागों से सजी कलाई। तुमने मेरा सर सहलाया, तुमने मेरे गाल दबाए, तुमने मुझको राह दिखाई, तुमने मुझको स्वप्न दिखाए। तुमने मेरा भारी बस्ता अपने कंधों पर टांगा था, तुमने मेरा भारी बस्ता अपने कंधों पर टांगा था। तुमने मुश्किल रास्ता लंबा मुझको थामे ही लांघा था, तुमने मुझको बाहों में भर मेरे डर को दूर किया था, तुमने मुझको बाहों में भर मेरे डर को दूर किया था। तुमने आंधी बारिश में भी साहस क्या भरपूर दिया था, तुमने मुझको अपने हिस्से की हंसकर दी खूब मिठाई। कुछ धागों से सांस बंधी है, कुछ धागों से सजी कलाई। तुमने मांगा प्रभु से जब कुछ, तुमको मेरा ध्यान रहा, तुमसे लिपटा स्नेह सूत्र यह सहज सरल सम्मान बना। कभी साथ में कभी सामने, कभी साथ में कभी सामने, अडिग सदा तुम खड़ी रहीं। इस रिश्ते में देती आई, तुम ही मुझसे बड़ी रहीं। विदा हुई थी उस दिन, विदा हुई थी उस दिन तुम जब छोटा था पर रोया था। विदा हुई थी उस दिन तुम जब छोटा था पर रोया था। ऐसा मुझको लगा अचानक मूल्यवान कुछ खोया था। लेकिन तुमने उस घर में भी, लेकिन तुमने उस घर में भी मेरी ही तस्वीर लगाई। कुछ धागों से सांस बंधी है, कुछ धागों से सजी कलाई। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इतनी सुंदर कविता, इसको जितनी बार सुनो, तुमने कविता ये एक बार आज तक के उसमें भी पढ़ी थी, और हर बार इस कविता को पढ़ो तो बिल्कुल अनायास सारे पुराने दिन याद आ जाते हैं, बहनों का कंट्रीब्यूशन याद आ जाता है, कितना रहा है। मुझे लगता है कि जीवन सुंदर इसलिए है क्योंकि इसमें रिश्ते हैं। इसमें रिश्ते, अगर मनुष्य एकाकी होता, उसके कोई संबंध नहीं होते, उसके हृदय की प्रतिध्वनि किसी दूसरे हृदय में न सुनाई देती, तो उसका हृदय कितना व्याकुल होता। इसलिए रिश्तों का महत्व बहुत अधिक है। कुछ रिश्ते ऐसे हैं जिनके साथ आपका जन्म होता है, और कुछ रिश्ते ऐसे हैं जो आपकी मृत्यु के बाद भी आपके साथ रहते हैं, आजन्म रहते हैं। तो एक रिश्ते वो हैं जो मुझे विरासत में मिले, जो मुझे बने बनाए मिले, माता पिता भाई बहन और सगे संबंधी। और कुछ रिश्ते ऐसे हैं जो मैंने बनाए, जैसे तुम्हारे साथ। हर रिश्तों का एक अलग अलग एक कंट्रीब्यूशन रहा है हम लोगों को आगे बढ़ाने में। लेकिन इस यात्रा में कुछ छूट भी गया। क्या छूटा? जैसे बहुत कुछ छूटा। कुछ लोग, हाँ, कुछ लोग जो छूट गए, कुछ लोग जो आज नहीं हैं, पार्थिव रूप से नहीं हैं, लेकिन उनकी स्मृति, खास तौर से जीजा जी का जो जाना हुआ वो बहुत पीड़ादायक था, क्योंकि उनको हम लोगों ने इतने नज़दीक से देखा। तो शादी में हम लोग साथ में थे, और आखिरी भेंट जो हुई थी वो हमारे ऑफिस में हुई थी। तुम्हारे ऑफिस में हुई थी। और जब उन्होंने बहुत अच्छी फ़ोटो खींची थी, इनफैक्ट बहुत अच्छी वो फ़ोटो खींचते थे। उनका जो उनका एक पैशन था और जिस कला के साथ वो कैप्चर करते थे, वो इट यूज़ टू बी अवर डीपी
हम लोग उसका डीपी बना लेते थे, खास तौर से जब एक शादी में हम लोग पहुंचे थे, राजीव भी साथ में था। 2019 की बात है, 2019 की बात, दिसंबर का पहला हफ्ता था। 2018 की बात, 19 की बात है। हाँ 19 की बात है, और दिसंबर का पहला हफ्ता था। मनीष की बहन की शादी थी और हम लोग लौट रहे थे। और वो कानपुर से आए थे लेने, फिर हम लोग ऑफिस गए थे। तुमने उसमें भी एक कविता लिखी थी जो बड़ा भावुक कर देती जीजा जी है, के जाने के बाद और फिर आंटी का जाना। हाँ तो उसमें एक कविता लिखी थी जो वो तुम सुनाना सुनाओ। चाहूंगा कि बाकी रह जाएगी याद। छोड़ चला जाता है पंछी नीड़ यहाँ पर नीरव करके। छोड़ चला जाता है पंछी नीड़ यहाँ पर नीरव करके। उड़ जाता है कहीं व्योम में नए क्षितिज नयनों में भर के। उसके स्वर स्मृतिहास गूंजते और अधूरी कोई बात बाकी रह जाएगी याद। एक निमिष में एक सांस में तोड़ चला वह बंधन सारे। फिर से बंधने किसी रूप में देह दूसरी सुंदर धारे। जाए जहाँ भी उसको स्मृतियाँ कर ना पाएंगी आज़ाद। बाकी रह जाएगी याद। सब कुछ है पर वही नहीं है, सब कुछ है पर वही नहीं है जिसने खुद घर यहाँ बनाया। कुछ तिनकों को जुटा संजोया, कुछ सपनों से महल बनाया। आज यहाँ सूनी दीवारें ताक रहे हम बस दिन रात। बाकी रह जाएगी याद, बाकी रह जाएगी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।